नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर। हरियाणा में किसकी सरकार? इसको समझने के लिए हरियाणा की सियासत के 3 परिवारों को समझना बहुत ज़रूरी है। और उन परिवारों की हालत क्या है? वो कहाँ पर हैं? क्या खेल खेल रहे हैं? किसके लिए खेल रहे हैं और किसका खेल बिगाड़ रहे हैं? ये सब कुछ समझना ज़रूरी है, हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी, ये समझने के लिए। और ये हरियाणा के 3 परिवार हैं, 3 लाल परिवार। 2 तो भाजपा के झंडे के नीचे हैं। एक खट्टर की कृपा से बर्बाद हो चुका है, वो डूब गया समझिए आप। और उसी का एक पार्ट वो इंतजार कर रहा है कि कब भाजपा बोले कि आ गले लग जा। यानी कुल मिला-जुला करके सीधे-सीधे जो साथ में हैं या जो ए टीम, बी टीम, सी टीम बनने की कोशिश में हैं, ये तीनों लाल परिवार जिनका परचम लहराया करता था, हरियाणा के राजनीति के जो स्तंभ हुआ करते थे, ये स्तंभ अब टिके हुए हैं भाजपा के सहारे। इन परिवारों की राजनीति में, हरियाणा की सियासत में और हरियाणा के चुनाव पर क्या जो है इनका प्रभाव होगा और खट्टर ने दुष्यंत चौटाला को कहाँ पहुंचा दिया है, इसको समझने के लिए हेमंत अत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे मैं हेमंत जी के पास चलूंगा और शुरुआत दुष्यंत चौटाला से करेंगे। ऐसा लगा था कि डूबते हुए को एक सहारा मिल गया और मेरी कश्ती को एक किनारा मिल गया। दुष्यंत चौटाला, लगा था कि ओम प्रकाश चौटाला का परिवार आगे बढ़ा ले गए, सियासी विरासत बढ़ा ले गए, लेकिन जितनी तेजी से उभरे थे उससे ज्यादा तेज रसातल में चले गए। कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं, यहां तक कि चुनाव से पहले विधायक भी नहीं बचे। ये दुष्यंत चौटाला के इतना तीव्र पराभव बहुत कम ही लोगों का दिखता है। इसके पीछे असली वजह क्या है? खुद दुष्यंत चौटाला या किसी के ट्रैप में फंस गए। आशीष जी, ये एक हरियाणा की राजनीति के अंदर बहुत सही कहा आपने कि इतना जल्दी उदय भी नहीं हुआ और इतना जल्दी रसातल में भी कोई नहीं गया। तो इसका एक साधारण कारण अगर आप लेमन की भाषा में बात करेंगे दर्शकों की सुविधा के लिए, तो इसके लिए जो राजनीतिक अवसरवादिता का जो प्रकाष्ठा थी वो दुष्यंत चौटाला ने करके दिखाई अक्टूबर 2019 में, अगर आपको याद हो तो। भारतीय जनता पार्टी की 40 सीट आई थी चुनाव में और इंडिपेंडेंट्स को आपको पता है गोपाल कांडा के जहाज में सिरसा से बिठा के दिल्ली लाने की तैयारी हो रही थी और उस टाइम हम सब लाइव थे स्टूडियो के अंदर। और जैसे ही वो बात आई कि गोपाल कांडा भी भाजपा को समर्थन देंगे, हमने वो कह दिया कि भाई वो गोपाल कांडा के समर्थन से सरकार बनाएंगे और दिल्ली में भगदड़ मच गई। और उसके बाद क्या हुआ कि अनुराग ठाकुर के जरिए, क्योंकि बीजेपी माइनॉरिटी में थी और वो सारा, फिर भी अगर गोपाल कांडा माइनस होते तो भी इतने एमएलए थे इंडिपेंडेंट के बीजेपी सरकार बना रही थी, कोई समस्या नहीं थी। और सारे के सारे बीजेपी के ट्रैप में थे, उनके जहाज में थे, कोई बात ही नहीं थी। अनुराग ठाकुर इनके क्लास फेलो है दुष्यंत चौटाला के। इन्होंने उनको अप्रोच किया कि यार क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, आप हमारा समर्थन ले लीजिए और बात ही खत्म है। 40 तुम्हारे हैं, 10 हमारे। बिना मांगे भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने समर्थन दे दिया और उसकी एवज में इन्होंने कितने भारी भरकम मंत्रालय लिए, क्या कर लिए, वो एक सारे देश ने देखा, सारे हरियाणा ने देखा, तमाम आरोप लगे, वो कोई चलिए। बिना मांगे समर्थन किस व्यक्ति ने दिया, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। दुष्यंत चौटाला की पार्टी किसके ऊपर चुनाव लड़ी थी कि हम भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी, अब की बार बीजेपी यमुना पार, यानी कि हरियाणा से बाहर यूपी खदेड़ देंगे। और जैसे ही मौका आया फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी का, तो द मैन इन हरि दुष्यंत चौटाला बिना मांगे समर्थन जाके अमित शाह की उसमें रख दिया, जाके दहलीज पर कहिए, चौकट पर कहिए, बिना मांगे उन्होंने समर्थन ही मांगा। ये खुद गए अनुराग ठाकुर के साथ और उस समय हम सारे स्टूडियो में लाइव थे और लाइव कमेंट्री चल रही थी उस पर। तो उस समय मैंने एक बात कही थी कि आज तो ये बन जाएंगे, बट ही इज साइनिंग हिज पॉलिटिकल ऑबिचुरी। तो उस समय जो जेजेपी के जो प्रवक्ता थे जो स्टूडियो में, वो मुझसे लड़ने लगे कि सर आप तो ये है, वो है, आप तो युवा पार्टी है, युवा नेतृत्व है, आप ऐसी बात कर रहे हो। मैंने कहा मैं हरियाणा 20 साल से देख रहा हूँ और आज जब आपके शो पे आया मैं, तो मैंने उन्हीं प्रवक्ता महोदय से बात की, तो उन्होंने कहा कि साहब आपने ठीक कहा था। तो बेसिकली ये चीज दिख रही थी, ना केवल मुझे बल्कि सारे हरियाणा को।
जो दुष्यंत चौटाला को आप ये देखिए, नई पार्टी बनी थी 2019 में, और विद इन फ्यू मंथ्स 14.9% वोट मिले थे। मजाक नहीं आशीष जी, हरियाणा जैसी स्टेट में 14.9% वोट, कांग्रेस के उस टाइम 28 पॉइंट कुछ थे। तो 6 महीने के अंदर आप कांग्रेस के आधे में पहुंच गए थे। अगर अच्छा, दुष्यंत चौटाला यंगेस्ट पॉलिटिशियन है हरियाणा में इस समय उस लीग के अंदर, तो वो ही कुड हैव वेटेड, वो इंतजार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इंतजार की बजाय मौका परस्ती को चुना, सत्ता लोलुपता को चुना, अवसरवादिता को चुना, और आज परिणाम आपके सामने है। और आज हालत यह है कि वो जो 10 एमएलए जीते थे, आज दुष्यंत, उनकी माताजी नैना और अमरजीत ढांडा जो जुलाना वाले हैं, 10 में से 3 रह गए हैं, 7 निकल लिए समय रहते। ये बात हम तब भी कहा करते। बस एक अंतर हुआ जो उस समय भविष्यवाणी हम लोगों ने की थी, वो ये थी कि चुनाव से पहले, हरियाणा विधानसभा के चुनाव से पहले, दुष्यंत समर्थन वापस लेकर भागेंगे हाई मोरल ग्राउंड दिखाने के लिए, लेकिन हुआ उल्टा। ये पहली बार है देश में कि मुख्य सत्तारूढ़ दल ने अपने एलाइन से पिड़ छुटाया। आपने समर्थन वापस नहीं लिया, उन्होंने आपको मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया। ये गजब हुआ। नहीं तो आमतौर पर समर्थन छोटी पार्टी वापस लेती है। पूरे देश का इतिहास किसी भी स्टेट का देख लीजिए। ये पहला अवसर हरियाणा में हुआ कि मनोहर लाल खट्टर खुद भी निपटे और इनको भी निपटा गए साथ में। वो तो सेंटर में जाके केंद्रीय मंत्री बन गए 8वें नंबर के। अब दुष्यंत का क्या होगा? उनका तो कोई नाम लेवा भी नहीं। हालत ये है कि उचाना के अंदर देख लीजिए जो लोकसभा चुनाव में परिणाम आए, जमान जब्त 0.87% वोट उस पार्टी का जिसका गठन होने के 6 महीने के अंदर अंदर 14.9% वोट था। तो ये परिणाम निकला। और हरियाणा की जनता, आपको एक बात का तो बड़ा अच्छे से पता है, कोई कुछ कहता रहे, वो एक श्रीमान जी जेपी दलाल परसों कह रहे थे कि अब 6 महीने में सरकार निपटा देंगे। हरियाणा के लोग ऐसा मैंडेट कभी नहीं देते और वो गलतियों को भूलते नहीं। दुष्यंत चौटाला की पूरी सियासत क्या थी? भाजपा का विरोध। पूरा प्रचार तो यही था ना, पूरा प्रचार यही था कि भाजपा को यमुना पार करेंगे, और जैसे ही रिजल्ट आया बिना मांगे जाकर के समर्थन दिया। उसका खामियाजा आज जेजेपी भुगत रही है। और हालत ये है, देखिए हरियाणा में एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होता है, आप तो पुराने आदमी हैं, कि 3 दल आमतौर पे होते हैं, 2 मुख्य पार्टी या 1 सहयोगी अपने रीजनल पार्टी। हरियाणा में सदा से रहा है। तो इस बार वो रोल जेजेपी का होने वाला था, जैसे पिछली बार हुआ था। जिसको कांग्रेस से टिकट नहीं मिली, जिसको बीजेपी से नहीं मिली, वो कहां भाग रहे थे? सारे वो जेजेपी के पास जा रहे थे। नेचुरल चॉइस थी। और वो जो 10 लोग जीत के आए, उनमें काडर कौन था? काडर तो कोई भी नहीं था। वो सारे भगोड़ों का ही था जो अपनी अपनी पार्टी से भागे हुए थे। असली काडर तो दुष्यंत और उनकी माताजी थी। और अब चुनाव आते आते 2 वो और 1 अपना अमरजीत ढांडा, बाकी 7 चले गए। इस बार वो स्थिति भी नहीं। अभी जब मैं बात कर रहा था उनसे, तो उन्होंने मैंने कहा कि भाई कितने लोग आ जाएंगे, क्योंकि इस बार बहुत सारी टिकट थी और सबको तो टिकट नहीं मिलेगी कांग्रेस बीजेपी से। तो उन्होंने कहा कि साहब लोग इंडिपेंडेंट लड़ लेंगे, लेकिन हमारे यहाँ कोई नहीं आएगा। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि साहब हम लायबिलिटी है, हमारे साथ नाम जुड़ने का, जेजेपी के साथ नाम जुड़ने का मतलब है कि ये वही मौका परस्तों के साथ कल को ये फिर अलायंस में जा सकते हैं। तो इसलिए तो जो भगोड़े हैं जो टिकटों से असंतुष्ट होंगे, वो कम से कम जेजेपी में वो भी नहीं आएंगे। तो इन ए वे जो जेजेपी फॉर प्रेसिडेंट इलेक्शन, लोकसभा में आपने परिणाम देख लिया, सब जगह जमाने जब, और इस विधानसभा चुनाव में भी जेजेपी का कोई नाम लेवा हरियाणा में मुझे दिखाई नहीं देता। और इसके लिए कोई और दोषी नहीं, इसके लिए खुद दुष्यंत चौटाला की जल्दबाजी, अवसरवादिता, और जो बात उन्होंने कही थी अपनी बात पे ना टिकना, ये 3 बड़े कारण हैं। ये आपने कहा यमुना पार कराएंगे, साथ में पता चला गांठ जोड़ करके उसी यमुना में डुबकी लगा रहे हो, तो कहां से जनता, हरियाणा के लोग तो यकीन करेंगे नहीं। लेकिन ये धनाधन ये मतलब बिल्कुल वो वाला राहुल वाला हो गया। और राहुल खटाखट करते हैं, तो दुष्यंत चौटाला की पार्टी में वही खटाखट हो गया, खटाखट सब चले गए हैं। नहीं, इसमें आशीष जी ये अब नहीं गए हैं, ये बेचारे कभी के जा चुके थे। दल बदल कानून की मजबूरियों के चलते, भाजपा की सत्ता के डर के चलते वो बेचारे बने हुए थे, उनके पास विकल्प नहीं था। अगर देखिए क्या किया दुष्यंत ने, सारी के सारे डिपार्टमेंट आप लेके बैठ गए। उनको 3 महकमे मिले थे, 3 अलग अलग वो मिल रही थी, 3 कैबिनेट बर्थ मिल रही थी, मैक्सिमम 10 से 11 महकमे खुद ले लिए। एक टुच्चा सा डिपार्टमेंट अनूप धानिक को दे दिया और 1 सीट लगातार खाली रखी। उसके बाद जब पार्टी में विद्रोह होने लगा, तो फिर देवेंद्र बबली को मंत्री बनवा दिया। उसके कुछ ही दिनों के बाद मनोहर लाल ने पिंड छुटा लिया।
दुष्यंत ने नहीं छुटाया, बीजेपी ने छुटवाया। और हम्म। उसी के बाद से आप देख लीजिए कि ये जो कुछ हो रहा है, फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी में सारे के सारे छोड़ते जा रहे हैं। और कुछ लोगों ने तो लोकसभा चुनाव से पहले ही छोड़ दिया। आपको पता है जो प्रकरण हुआ वो 12 मार्च को हुआ, मनोहर लाल प्रकरण, हाँ। जिसमें जेजेपी बाहर की गई। और उसके बाद का घटनाक्रम देखिए, 24 घंटे भी नहीं लिए, सबने दिखा दिया कि कौन क्या है। तो हालत ये हुई कि सारी सत्ता अपने अंदर केंद्रित रखी दुष्यंत ने अपने, नहीं तो 3 मंत्री तो पहले दिन ही बना सकते थे। और जो अनूप धानक को भी जो मंत्रालय दिया, आप सोच के हंसेंगे आप, संग्रहालय, पुरातत्व एवं संग्रहालय, और खुद के पास क्या क्या था, आप लिस्ट गिनोगे तो आप हैरान रह जाएंगे। तो ये सारे घटनाक्रम जो था, ये कहीं ना कहीं बीजेपी की पॉलिटिकल, ये जेजेपी की पॉलिटिकल ऑबिचुरी में कन्वर्ट होना ही था। इट वाज जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम, इट वाज ओवरड्यू। और बीजेपी ने पहली बार इतिहास रचा कि सत्ताधारी पार्टी ने अपने एलाई से पिड़ छुटाया। ये देश में कभी नहीं हुआ। लेकिन एक बात की तारीफ करनी पड़ेगी दुष्यंत चौटाला की, आपदा में जब प्रलय आ रहा हो, भूकंप आ रहा हो, उस समय भी कोई कॉमेडी कर पाए, ये क्षमता सब में नहीं होती है। मुझे कॉमेडी लगा जब दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जेल से डरे हुए हैं हुड्डा, नहीं तो राज्यसभा में उनको प्रत्याशी खड़ा करना चाहिए था, 10 विधायक तो मैं दे रहा हूं। कहाँ है ये 10 कॉमेडी विधायक? है, वही तो मैं कह रहा, जिसके पास लोटा छोड़ थाली ना हो, वो कह रहा है कि मैं पूरा किचन दे रहा हूं आपको। वो जिसके पास एक छोटी सी ऐसा है, वो हरियाणवी में आपको पता है ना, जुमले बड़े चलते, कहावतें चलती है हमारे यहाँ। तो आशीष जी आए दिल्ली से मेरे पास कि भाई भूख लगी है, मन जल्दी जल्दी कुछ खिलाओ। तो मैंने कहा भाई साहब आप लोग रोटी खिलाओ जल्दी से। मैं बोला रोटी छोड़ो, आप रोटी खाओगे दिन दूर चल के, आपको हलवा खिलाता हूँ। तो आशीष जी बोले कहाँ है हलवा? तो मैंने कहा भाई रोटी कहाँ है? दुष्यंत के पास खुद का कुछ है नहीं, 10 में से 3 ऑलरेडी बचे हुए हैं। वो कह रहे कि 10 तो मैं दे देता। अरे कहां से दे देते भाई, आप 10 कट्ठे। अच्छा फिर हुड्डा भी बड़ा सीजन पॉलिटिशियन है, उन्होंने कहा कि साहब आप अपने 10 दिखा दो हमें। तो कहां से दिखाते, फिर चुप हो गए। तो ये सारा जो वो रोटी का है, हलवा कहां वाली स्थिति है। तो तुम कुछ कहो। तभी मैंने इसका इस मतलब गंभीर चर्चा में मैं इसीलिए इस बात को लाया कि इस आपदा में भी अगर कॉमेडी कर पा रहे हैं तो दुष्यंत चौटाला इस मामले में हरियाणा में, साधुवाद के पात्र। हाँ, बधाई उनको देनी चाहिए। खैर, दुष्यंत चौटाला तो एक सिर्फ एक एग्जाम्पल है, छोटे से नमूना है। जैसे पतीले में एक दाना चावल निकाल के गृहिणी देखती है पका कि नहीं पका, तो एक चावल है। 3 लाल परिवार, उन पर चर्चा जरूरी है, थोड़ा उनके बारे में समझना जरूरी है। इन तीनों का कभी डंका बजा करता था। ताऊ देवीलाल का परिवार, बंसीलाल का परिवार, भजन लाल, क्या हो गया? ये कैसे जाकर के वो जो है संघ की शाखा में सबके सब कैसे खड़े हो गए? भाई कोई तो संघ के शाखा में खड़ा है और कोई बाहर गेट पे खड़ा है, करीब करीब हैं सब वहीं पर। कोई वहां पर ध्वजा प्रणाम कर रहा है, कोई बाहर ही खड़ा होकर के इंतजार कर रहा है कि आज वाली शाखा में नहीं, मैं कल से आऊंगा शाखा में, आज भी आया हूं रास्ता देखने के लिए। ये कैसे बीजेपी ने ट्रैप, बीजेपी का ट्रैप था या एक लंबी प्लानिंग के तहत, और तीनों की राजनीतिक साख को खत्म कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है, सिर्फ ये नहीं कि वो बीजेपी के झंडे तले आ गए हैं, उनका राजनीतिक वजूद कहां गया, जिनके बगैर हरियाणा की सियासत नहीं पूरी होती थी। आशीष जी बड़ा वाजिब सवाल पूछे, इसका बहुत लंबा जवाब होगा वैसे तो, लेकिन अगर संक्षेप में हम बात करेंगे, बिल्कुल नटशेल में, क्योंकि बहुत छोटा उसमें रखते हैं हम कार्यक्रम। अगर आपको पूरे देश के अंदर एक चीज समझनी है कि राजनीति कैसे नहीं की जानी चाहिए, तो वो हरियाणा के तीनों लाल परिवार उसका जीवंत उदाहरण है। जैसा आपने कहा कि तीनों लालों का 66 से लेकर के 2020 तक डंका बजता था। आज वो परिवार तीनों हाशिए पर चले गए, तीनों हाशिए पर। 2 ऑफिशियली भाजपा के झंडे के नीचे है, और 2 जैसा आपने कहा दुष्यंत की अभी अभी ये हुई है विदाई, और अभय सिंह चौटाला भी देर सवेर, अगर कोई उनके पास नंबर्स होंगे तो वो नेचुरल लाइफ बीजेपी के हैं, वो कांग्रेस को कभी सपोर्ट नहीं कर सकते। अब सवाल ये है कि चौधरी बंसीलाल 70 के दशक में इस देश के रक्षा मंत्री, रेल मंत्री, हरियाणा के कितनी बार के मुख्यमंत्री, उनका बेटा एमपी, पोत्री उनकी एमपी, बहु मंत्री, बहु कितने बार की एमएलए, वो सारी चीजें। और ये क्या हो गया? अब देखिए, श्रुति चौधरी अपनी सीट 2 बार लगातार हारी, 14 में भी हारी, 19 में भी हारी। कांग्रेस ने उनको 24 की टिकट नहीं दी। 2 बार जो चुनाव हार चुके थे, तीसरी बार नहीं दी, पार्टी की पॉलिसी होगी।
जिस परिवार की इतनी बड़ी विरासत कांग्रेस में थी, किरण चौधरी का तो पूरा जीवन ही कांग्रेस में था। वो एक 16 महीने की राज्यसभा सीट के लिए और अपनी बेटी की विधानसभा सीट के लिए, विधानसभा सीट तो कांग्रेस में देती ही, उनको सीटिंग एमएलए थी तो शाम से कोई समस्या नहीं थी। लेकिन आप ये देखिए कि इसको क्या कहेंगे आप। कांग्रेस पार्टी में जब भी राहुल, सोनिया, प्रियंका की बात आती थी तो हरियाणा के पहले 5 लीडरों में किसका नाम था? किरण चौधरी थी कि नहीं थी? हर जगह फ्रंटलाइनर्स थी कि नहीं थी? कहीं भी आप देखोगे डायस पे थी या नहीं थी? और आज भारतीय जनता पार्टी में जब से वो आई है, उनके सीटिंग अरेंजमेंट में देखा है वो कहां थी? अब वो राज्यसभा के लिए आई है बाई इलेक्शन में, तो अब लगेगा कि भाई कुछ समय के लिए। लेकिन उनकी जो बेटी है श्रुति चौधरी, बहुत ही डायनेमिक लड़की है, ईमानदार पॉलिटिशियन, चुनाव हारना जीतना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वो तोशाम में बीजेपी की टिकट से जीत कैसे जाएगी? मैं तो ये सोच के हैरान हूं, कैसे जीतेगी? समस्या क्या है आपको समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी जिस भी जाट उम्मीदवार को टिकट देगी, बाकी जाट उसको जाट नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी का जाट है। और बाकी जितनी भी कम्युनिटी है वो उसको जाट मानेंगे क्योंकि वो जाट है। तो बीजेपी की टिकट पर जो बीजेपी के दिग्गज है इस बिरादरी के, वो सारे बेचारे हैरान और परेशान है कि हम जाए तो जाए कहां। हरियाणा में जाटों का बीजेपी ने वो हाल किया है जो बाकी जगह पर वो मुसलमानों का करते हैं लगातार। चाहे वो खिलाड़ियों का मामला देख लीजिए, चाहे किसानों का मामला देख लीजिए, सड़कों पर जिस तरह की घटना कर रहे। वह भजनलाल परिवार पे आज 2013 के सितंबर में, उस टाइम एडिटर था यहाँ हरियाणा में, मोदी जी ने अपने चुनाव की शुरुआत कहां से की थी? आपको याद होगा, रेवाड़ी की रैली से, जहां पे पूर्व सैनिकों की रैली की थी। और उस समय आपको जानकर हैरानी होगी कि जो अपने क्या नाम है कुलदीप बिश्नोई थे, उनका अलायंस था बीजेपी के साथ। अलायंस, उस रैली को मैं भी कवर करने गया था एजेंट। और अलायंस में होते हुए मोदी जी ने दिल्ली में बैठने में, हेलीकॉप्टर में बैठने से पहले, प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा होते थे अगर आपको याद हो, उनको मैसेज किया कि वो व्यक्ति मेरी स्टेज पर नहीं बोलेगा, अलायंस पार्टनर। और वहां ये हुआ कि कुलदीप बिश्नोई बिना बोले वहां से चले गए मोदी के आने से पहले। और तब मैंने, सबने खबर लिखी कि 1 रैंक 1 पेंशन, और मैंने वहां ये कहा, खबर लिखी जो अगले दिन, अगर आप देखेंगे कि साहब भाजपा का गठबंधन टूट गया है उस घटनाक्रम से, केवल बॉडी लैंग्वेज से। वो 6 दिन बाद हो गया। और उसमें क्या था? उसमें कुलदीप बिश्नोई मुख्यमंत्री के चेहरे थे अलायंस के। हाँ, याद होगा आपको। और मुख्यमंत्री तो छोड़िए, अलायंस ही तोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ? 2019 का चुनाव आया, लोकसभा विधानसभा का। कुलदीप बिश्नोई की 6 सीट आई, 6। और कांग्रेस की आई कितनी? 40। उस टाइम ध्यान होगा आपको, पहले 2009 में, 2009 की बात कर रहा हूं। 2009 में 6 इनकी और 40 कांग्रेस की। तो कुलदीप बिश्नोई आराम से समर्थन दे सकते थे कांग्रेस को और डिप्टी सीएम भी बन जाते, कोई बात नहीं थी। लेकिन उनको तो मुख्यमंत्री पद का वो था। 2009 में जब उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट करने से मना कर दिया एट एनी कॉस्ट, तो उनके 5 एमएलए भाग के कांग्रेस की तरफ आ गए, छोड़ाए। तो राजनीति ऐसे होती है क्या? फिर बीजेपी में गए, अब फिर बीजेपी में है। बीजेपी में जब वो थे तो कभी तो वो राजस्थान से टिकट मांगते थे, आपको ध्यान होगा कि बिश्नोइयों का वहां काफी ये है तो वहां टिकट मिले। फिर वो हिसार से अभी टिकट मांग रहे थे, वो भी नहीं मिली। टिकट किसको मिली? भजनलाल जी के गढ़ में रणजीत चौटाला रानिया से आके चुनाव लड़ रहे बीजेपी की टिकट पे। और कुलदीप बिश्नोई को टिकट नहीं दे रहे, जो वहां पे एमपी रह चुके हैं। तो बीजेपी ने ये गत की उनकी। अब बीजेपी में उनका क्या था कि बेटा विधायक बन गया, उसको मंत्री बनवा लेंगे मनोहर लाल से। वो बेटा भी मंत्री नहीं बना। तो जो लोग मुख्यमंत्री से चले थे, आज वो कहां टिक गया करके। क्या राजनीति ऐसे ही की जानी चाहिए? इतनी बड़ी विरासत को यहां पर ला करके खड़ा कर दिया। भजनलाल के परिवार के पास आज एक विधानसभा की सीट है, उनका बेटा जो है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और आपको जानकर हैरानी होगी, जब आज हम बात कर रहे हैं तो कुलदीप बिश्नोई ने कल हिसार में एक इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा है कि वक्त का नहीं पता कब बदल जाए, मैं अब भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूं। कैन यू इमेजिन दिस? इसको खुशफहमी नहीं कहेंगे तो आप क्या कहेंगे? नहीं तो खुश रहने के लिए गाने भी ये ख्याल अच्छा है, अच्छा है। यहां खड़े हैं परिवार। दुष्यंत चौटाला का आपने पूरा डिटेल में जिक्र किया, अभय सिंह चौटाला का देख लीजिए। अभय सिंह चौटाला की पार्टी 2014 में मुख्य विपक्षी दल थी, और उसका आज क्या गत हुई है कि आज एक एमएलए है खुद अभय सिंह चौटाला। देवीलाल जैसी विरासत, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जैसी विरासत, एक सीट पे खड़े हो गया। तो सियासत कैसे नहीं की जानी चाहिए, ये हरियाणा के लाल परिवारों से कोई भी व्यक्ति सीख सकता है, केस स्टडी कर सकता है। आज बड़ा मतलब ये 3 लाल परिवारों
के जो पतन की कहानी है, इस पतन की कहानी तो हालांकि बड़े, वही सही कहा था हेमंत जी ने कि ये बड़ी लंबी कहानी है, इसमें एक एक सीक्वेंस के हिसाब से अगर चला जाए तो घंटे, कई 2-3 घंटे लग जाएंगे पूरा तीनों लाल परिवारों को समझने में, कम से कम 2-3 घंटे। लेकिन शॉर्ट में जो समरी आपने समझा, तो कई परिवारों का उत्थान तो आपने देखा होगा, पतन एक साथ 3 परिवारों का, मुझे नहीं लगता है देश में मेरे सामने अभी कोई, मेरे दिमाग में भी नहीं है, कोई मेरे ऐसा कोई उदाहरण मुझे लगता है नहीं कि होगा कहीं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी अगर पतन हुआ तो बहन जी की सियासत का पतन हुआ। बहन जी का भी कोई पारिवारिक जो है विरासत नहीं थी। जिनकी विरासत रही है पारिवारिक, ऐसा और एक साथ 3 परिवार, अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। ये हरियाणा में ही हो सकता है और हरियाणा में हुआ है। लेकिन इसको होने दिया किसने? ये बहुत सही बात कहा हेमंत जी ने, इन्होंने ही होने दिया है। सियासत कैसे नहीं करनी चाहिए, ये सिखा दिया है। देखते हैं क्या होता है हरियाणा के इस महासंग्राम में। फिलहाल इजाजत दीजिए, कल दोपहर हम फिर मिलेंगे। हेमंत अत्री जी हमारे साथ होंगे और हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी, इसी गुत्थी को समझने की कोशिश करेंगे, सुलझाने की कोशिश करेंगे। इजाजत दीजिए, न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।